Hello students, we'll see the question which has been asked in governance. इस प्रश्न में 150 शब्द हैं और इसका 10 अंक है और 7 से 8 मिनट में इसे लिखना है। किसी भी प्रश्न को लिखने के लिए उसकी अंडरस्टैंडिंग जरूरी है, उसकी समझ जरूरी है। तो चौथी औद्योगिक क्रांति, पहले लाइन से ही यह क्लियर है कि आपको औद्योगिक क्रांति का पता होना चाहिए। औद्योगिक क्रांति वो लिखना नहीं है, सीधा आपको चौथी औद्योगिक क्रांति ही है, लेकिन पहले की 3 औद्योगिक क्रांति के बारे में पता होना चाहिए। आपको पता है कि 1750 से आगे पहली औद्योगिक क्रांति इंग्लैंड से प्रारंभ हुई थी, क्योंकि इंग्लैंड में कोल और आयरन और माइंस साइड बाय साइड पाए जाते थे और फैक्ट्री सिस्टम ऑफ प्रोडक्शन, मास प्रोडक्शन, मैन्युफैक्चरिंग, प्रोसेसिंग, वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन वो इसलिए संभव हो पाया क्योंकि 16वीं और 17वीं शताब्दी में वैज्ञानिक आविष्कार हुए। जेम्स वाट ने स्टीम इंजन का आविष्कार किया, तो मैनुअल लेबर के जगह पे स्टीम इंजन का प्रयोग पहली औद्योगिक क्रांति में हुआ 1750 से आगे। लेकिन 19वीं सेंचुरी में और भी ज्यादा मैकेनाइज्ड प्रोडक्शन करने के लिए, वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन करने के लिए इलेक्ट्रिकल एनर्जी का आविष्कार किया गया। पहले थर्मल पावर, फिर हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। तो सेकेंड इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन जो था वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी पे बेस्ड था। तीसरी औद्योगिक क्रांति जो है वो 20वीं सेंचुरी में देखने को मिलती है, फर्स्ट हाफ में, जिसमें स्टीम इंजन और इलेक्ट्रिकल एनर्जी के साथ साथ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी भी आ जाता है, कंप्यूटर्स आ जाते हैं। लेकिन जो समकालीन वर्ल्ड है यानी 21st सेंचुरी, इसमें फोर्थ इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन देखने को मिलता है। जैसा नाम से ही क्लियर कर दिया गया है, डिजिटल क्रांति। यानी अब सिर्फ कंप्यूटर्स नहीं, नेटवर्किंग, सेमीकंडक्टर्स और इंटीग्रेशन। फोर्थ इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन इज बेस्ड ऑन इंटीग्रेशन ऑफ डिजिटल, फिजिकल एंड साइबर स्पेस। जैसे टच स्क्रीन आप यूज करते हैं मोबाइल में, तो टच करना एक फिजिकल एक्टिविटी है और जो प्रोसेसिंग होती है वो डिजिटल एक्टिविटी है, और ये जुड़ी हुई है साइबर स्पेस में। यानी टच से आपने फिजिकल एक्टिविटी से डिजिटल मशीन लैंग्वेज में उसको कन्वर्ट किया और कम्युनिकेट किया दूसरे प्लेस पे ड्यू टू नेटवर्किंग। तो कंप्यूटर का होना अपने आप में सूचना क्रांति नहीं लाता। नेटवर्किंग ऑफ कंप्यूटर्स, दैट इज इंटरनेट, इज रेस्पॉन्सिबल फॉर आईटी रिवॉल्यूशन, सूचना क्रांति। शुरुआत में वो कनेक्टिविटी कम थी, पहले टेलीफोन लाइंस और केबल का द्वारा यूज किया जाता था, लेकिन सैटेलाइट हुकअप से अब बड़े पैमाने पे यह डिजिटल क्रांति हुई और इसने जीवन के हर क्षेत्र को प्रभावित किया और परिवर्तित किया, और यह सर्वव्यापी है, पूरे विश्व में है। तो भूमंडलीकरण के इस दौर में चौथी औद्योगिक क्रांति देखने को मिलती है। वैसे भी अगर युद्धों की बात भी करें तो पहले लैंड बेस्ड होता था, फिर वाटर बेस्ड, फिर एयर फोर्स आया, और अब जो है साइबर स्पेस हो गया, न्यू थिएटर ऑफ वॉरफेयर। तो साइबर स्पेस 5th आ जाएगा क्योंकि 4th में स्पेस है। तो पहले लैंड, फिर वाटर, फिर एयर, फिर स्पेस। एयर और स्पेस में फर्क है। एयर जहां एरोप्लेन्स, फाइटर एरोप्लेन्स चलते हैं विद इन ट्रोपोस्फियर, जबकि स्पेस जैसे भारत ने अस्त्र का प्रयोग किया लो ऑर्बिटिंग सैटेलाइट्स को डिस्ट्रॉय करने के लिए। और 5th इज साइबर स्पेस। तो पहले समझने के लिए सब मैंने बताया, लिखना आपको ये चीज नहीं है, लिखने में तो इसी पे लिखना है, क्योंकि आपको पूरा इतिहास नहीं बताना है कि औद्योगिक क्रांति कब हुई और पहली औद्योगिक क्रांति। ये सब उन लोगों के लिए है जो लोग नहीं जानते थे, और वो उनके जानने से इस चरण को समझने में आसानी होगी। और वो भी
विश्व इतिहास में आईआर में तो पढ़ना ही है, इसीलिए वो समझाने के लिए भी जो बताया गया वो भी सिलेबस के अंदर है, भले इस प्रश्न से संबंधित है लेकिन इस प्रश्न में लिखना नहीं। समझ गए? चौथी औद्योगिक क्रांति के प्रादुर्भाव ने ई गवर्नेंस को सरकार का अविभाज्य अंग बनाने में पहल की है। विवेचन करें, डिस्कस में आपको ब्रॉड और डीप दोनों जाना है, और डिस्कस का जो वर्ड लिमिट है लगभग 250 वर्ड्स के आसपास होता है, यहां 150 है। तो इसमें इस प्रश्न को लिखने के लिए पहले अंडरस्टैंडिंग की जरूरत है, तो पहले मैं सारी चीजें बता दूं, उसके बाद समझने के बाद ही आप लिख सकते हैं। तो पहली तो बात है कि डिजिटल क्रांति किस प्रकार से इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी आईसीटी ने सारे जीवन के हर क्षेत्र को परिवर्तित किया, और यही आधार बना ई गवर्नेंस का। ई गवर्नेंस यानी इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस। गवर्नेंस का कॉन्सेप्ट अपने आप में एक समकालीन अवधारणा है। 1992 में वर्ल्ड बैंक ने गवर्नेंस का कॉन्सेप्ट दिया, और गवर्नेंस एक प्रोसेस है जबकि गवर्नमेंट एक इंस्टीट्यूशन है। गवर्नेंस में गवर्नमेंट भी है, इंडिविजुअल सिटीजन्स भी हैं, मार्केट भी है और सिविल सोसाइटी भी है, और इन सब का इंटरेक्शन है। गवर्नमेंट सिर्फ एक इंस्टीट्यूशन है जिसके एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर, जुडिशियरी ब्रांचेस हैं, टीयर्स हैं। लेकिन गवर्नेंस में वी गो फॉर इंटरेक्शन, प्रोसेस में क्या होता है? सभी का इंटरेक्शन। और ये इंटरेक्शन फास्ट क्यों हो पाया? इस डिजिटल क्रांति के कारण। इंटरेक्शन पहले भी था लेकिन बहुत सीमित था, अप्रभावी था। अब ये इंटरेक्शन को के अलग अलग लेयर हैं, जिसमें G2G यानी गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट, जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट टू स्टेट गवर्नमेंट भी इस माध्यम से कनेक्ट हो रहा है। G2E यानी गवर्नमेंट टू एम्प्लॉइज, कार्ड्स हैं, एंट्री कार्ड है, एग्जिट पॉइंट है, अटेंडेंस है। G2C यानी गवर्नमेंट टू सिटीजन, G2B यानी गवर्नमेंट टू बिजनेस, G2CS यानी गवर्नमेंट टू सिविल सोसाइटी। यानी इस गवर्नेंस में सारे इंटरेक्ट कर रहे हैं। तो गवर्नेंस तो बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है, हमें पूरे गवर्नेंस पे नहीं जाना है कि उसमें और भी चीजें हैं, लेकिन हमें वन ऑफ द एलिमेंट सबसेट ऑफ गवर्नेंस इज ई गवर्नेंस। ई गवर्नेंस इन सिंपल लैंग्वेज is use of electronic means, process and networks for delivery of goods and services in a time bound manner with fairness, accountability and transparency। यानी कि ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों का, उपकरणों का और प्रक्रियाओं का प्रयोग करना, जिसके द्वारा सेवाएं और वस्तुओं को एक समयबद्ध तरीके से डिलीवर किया जा सके, और उसमें भी पारदर्शिता हो और जवाबदेही हो। तो इसको ई गवर्नेंस कहते हैं। ई गवर्नेंस में सिर्फ कंप्यूटर्स का प्रयोग नहीं है, सिर्फ इंटरनेट का प्रयोग नहीं है, बल्कि सीसीटीवी कैमरा भी है, फैक्स फार अवे जेरोक्स भी है, मोबाइल्स भी हैं, और अदर इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स, प्रोसेस एंड नेटवर्क्स भी है। तो यह है ई गवर्नेंस। ई गवर्नेंस का कॉन्सेप्ट गवर्नेंस के साथ जुड़ा हुआ है, और ई गवर्नेंस के कॉन्सेप्ट को समझना जरूरी है इस प्रश्न को लिखने के लिए, क्योंकि डिजिटल क्रांति और ई गवर्नेंस का सीधा संबंध है, और वो अभी इंटीग्रल पार्ट बन चुका है। मतलब गवर्नेंस संभव ही नहीं है बिना ई गवर्नेंस के, क्योंकि गवर्नेंस में जब इंटरेक्शन होगा तो कम्युनिकेशन होगा, इंटरडिपेंडेंस होगा, पावर डिपेंडेंसी होगी, संचार होगा। तो यह तेजी से संचार, आदान प्रदान और ये डिलीवरी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बिना टेक्नोलॉजी के कैसे संभव है?
तो सरकार द्वारा जो इनिशिएटिव लिया गया है डिजिटल इंडिया, लेकिन ऐसा नहीं है कि इससे पहले ई गवर्नेंस नहीं था। उसके नामकरण और उसके टोन एंड टेनर में परिवर्तन आता है। भारत में मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स तो 1970 में ही बन गया था। निकनेट जिससे सारे डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स को जोड़ा गया था 1980 में ही, 80 के दशक में। उसके बाद 90s के दशक में हम देखते हैं कि डिजिटल क्रांति का पेनिट्रेशन बढ़ता है और सैटेलाइट्स के द्वारा भी विद्यावाहिनी प्रोग्राम है या एजुकेशन प्रोग्राम है या रिसोर्स सर्वे है, टेलीकम्युनिकेशन है, ब्रॉडकास्टिंग है, मेट्रोलॉजिकल सर्विसेज हैं, इन सभी का सैटेलाइट टेक्नोलॉजी से और आईआरएस टेक्नोलॉजी से सीधा कनेक्शन है। तो ई गवर्नेंस में कहा जाता है द स्मार्ट वे फॉरवर्ड या लैंग्वेज सेकेंड ARC सेकेंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स कमीशन लेड बाय वीरप्पा मोइली ने भी बोला। स्मार्ट का मतलब सिंपल, मोरल, अकाउंटेबल, रेस्पॉन्सिव एंड ट्रांसपेरेंट। यानी यह डिजिटल क्रांति ही है जिसके कारण ई गवर्नेंस हो पाया, जिसके कारण शासन सिंपल है, साधारण है, सरल है, एक्सेसिबल है, जटिलताएं कम है, पारदर्शिता ज्यादा है। अगर डिजिटल क्रांति नहीं होती तो पारदर्शिता और सरलता कम होती, पहले जैसे जटिलता होती। जैसे कि आज आपको कोई भी सेवा चाहिए तो आप तुरंत पोर्टल पे, वेबसाइट पे, ऐप पे, लिंक पे जाके उस सेवा का लाभ उठाते हैं और आपको कहीं भी समय, एनर्जी, टाइम ज्यादा खर्च करने की जरूरत नहीं पड़ती। इसी तरह मोरल यानी अपोजिट ऑफ सेल्फिशनेस। जब वेलफेयर स्टेट में ज्यादा से ज्यादा लोगों तक रीच तभी हो पाएगी जब टेक्नोलॉजी होगी। मेरली गुड इंटेंशंस आर नॉट इनफ। केवल अच्छी नियत होना सफिशिएंट नहीं है। यू नीड इंस्टीट्यूशंस। जैसे आपदा आने पर राहत देना चाहिए तो पहले से दिया जा रहा है। अशोका के समय में भी दिया गया, चंद्रगुप्त मौर्य के समय दिया गया, अकबर, मोहम्मद बिन तुगलक के समय दिया गया। लेकिन आज आपदा प्रबंधन है, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी है, संस्थागत रूप दिया गया है इन्हें। नीति बनाना, तो नीति बनाना हर युग में सरकार का काम रहा है, लेकिन नीति आयोग का बनाना, दैट इज इंस्टीट्यूशनलाइजेशन ऑफ पॉलिसी मेकिंग। यानी जो नीति निर्माण को संस्थागत रूप देना। तो मोरल, अकाउंटेबल यानी जवाबदेही या कानूनी जिम्मेदारी। और जब जिम्मेदारी कानूनी होती है, चूंकि पावर इज लीगल सो रेस्पॉन्सिबिलिटी इज ऑल्सो लीगल। तो जब जवाबदेही होगी तो यह तय होगा कि अगर कोई गुड्स एंड सर्विसेज सिटीजन्स चार्टर में उल्लेखित है जो नहीं दिया गया तो उस डिफॉल्ट के अगेंस्ट क्या पनिशमेंट होगा, क्या कंपनसेशन होगा, उस डिफॉल्ट या उस नॉन डिलीवरी के अगेंस्ट क्या रिलीफ होगा, किसको पनिश किया जाएगा, ये सब बातें परिभाषित होंगी। रेस्पॉन्सिव, संवेदनशील होना चाहिए, लेकिन चाहिए बोलने से नहीं होगा। जब टेक्नोलॉजी होगा, जब ई गवर्नेंस होगा तो सूचनाओं का आदान प्रदान तेजी से होगा। उदाहरण के लिए बाढ़ आई, बहुत ज्यादा विपदा मचाई, पहले सुनते थे, रिपोर्ट पर निर्भर थे, अब लाइव देख सकते हैं और रेस्पॉन्ड कर सकते हैं इन रियल टाइम। आप याद कीजिए मोहम्मद बिन तुगलक के समय एक बार अकाल आया और तो सुल्तान ने लोगों को घोषणा किया कि राहत देंगे और 2.5 साल बाद उनका राहत पहुंचा लोगों तक, जब तक सूखा पुरानी बात हो चुकी थी। तो रेस्पॉन्सिव और ट्रांसपेरेंट यानी पारदर्शिता गुड गवर्नेंस का, ई गवर्नेंस का अभिन्न अंग है। ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट 1923 वो कहता था ट्रांसपेरेंसी इज द एक्सेप्शन एंड सीक्रेसी इज द नॉर्म। यानी ज्यादातर सरकारी कामों में गोपनीयता बनाए रखना है, पारदर्शिता कम रखना है। इसको ठीक सिर के बल खड़ा किया गया ई गवर्नेंस और गवर्नेंस के द्वारा।
नाउ ट्रांसपेरेंसी इज द नॉर्म एंड सीक्रेसी इज द एक्सेप्शन। जो अति संवेदनशील, जैसे होम मिनिस्ट्री का रिपोर्ट, आईबी का रिपोर्ट, रॉ का रिपोर्ट, इंटेलिजेंस एजेंसीज का रिपोर्ट, न्यूक्लियर एस्टेब्लिशमेंट का रिपोर्ट, वो क्लासिफाइड होगा, वो एक्सेसिबल नहीं होगा, वो ट्रांसपेरेंट नहीं होगा, क्योंकि उसका प्रकृति ही ऐसा है। लेकिन ज्यादातर विकास से संबंधित योजनाएं पारदर्शी, राइट टू इंफॉर्मेशन, पारदर्शिता को बढ़ाने के लिए, रेड टेपिज्म को खत्म करने के लिए, सारी चीजें फाइलों में बंद नहीं है, अब जनता भी उसकी पहुंच है। अब सप्लाई बेस्ड अप्रोच नहीं है, राइट बेस्ड अप्रोच है। अब टॉप बॉटम अप्रोच नहीं है, बॉटम अप अप्रोच है। तो ई गवर्नेंस से स्मार्ट वे फॉरवर्ड है। और अगर हम देखें तो ई गवर्नेंस के लिए एक और कॉन्सेप्ट जो यूज किया जाता है वो होता है थिंक बिग, स्टार्ट स्मॉल एंड स्केल फास्ट। थिंक बिग यानी यहां पे फिलॉसफी, ऑब्जेक्टिव्स हमेशा उच्च उद्देश्य, उच्च आदर्श रखे जाते हैं। टारगेट हमेशा ऊंचा रखा जाए, क्योंकि अगर टारगेट ही कंजर्वेटिव होगा, टारगेट ही नीचे होगा, तो विकास की गति स्लो हो जाएगी। और ई गवर्नेंस में यह संभव है। क्यों? क्योंकि मॉडर्न टेक्नोलॉजी है। फोटोन स्पीड के साथ हम सर्विसेज और गुड्स को डिलीवर कर सकते हैं, कर ही रहे हैं। तो बड़ा सोच ई गवर्नेंस का अभिन्न अंग है। फिर स्टार्ट स्मॉल यानी पायलट प्रोजेक्ट्स। शुरुआत में कोई भी योजना को एक पायलट प्रोजेक्ट के रूप में स्टार्ट किया जाता है। एक छोटे मॉडल को ट्रायल किया जाता है, एक्सपेरिमेंट किया जाता है या धरातल पे लाया जाता है। क्योंकि अगर पूरा मॉडल एक साथ लागू कर दिया गया और कोई बड़ी खामी आ गई तो बड़ा लॉस होगा। तो इससे खामी को दूर कर सकते हैं, इससे स्नैग को, टेक्निकल फॉल्ट्स को, और इससे समय भी मिलता है एक्सपीरियंस पाने का। तभी इसको बड़े पैमाने पे स्टार्ट करते हैं। और स्केल फास्ट यानी यहां पे स्पीड की बात है। तो यह ई गवर्नेंस का मोटो है, या ई गवर्नेंस के कंपोनेंट्स हैं। और ई गवर्नेंस के स्टेजेज हैं 5, जिसमें पहला है प्रेजेंस। प्रेजेंस यानी वन वे कम्युनिकेशन। जैसे कि अगर आपको कोई सरकारी सेवा चाहिए तो आप पहले उसके वेबसाइट पे जाते हैं, उसके पोर्टल पे जाते हैं, सूचनाएं प्राप्त करते हैं। या उसका पहले परंपरागत क्या था, आप डिपार्टमेंट जाते थे, वहां सूचना लेते थे। कई बार सूचना आपको नहीं मिलती थी, कई बार आपको बुकलेट लेना पड़ता था, फॉर्म लेना पड़ता था, तब आप जान पाते थे कि ये सेवाएं, ये प्रोडक्ट्स दिए जा रहे हैं। लेकिन अब आप सीधा ई गवर्नेंस, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के माध्यम से सीधा पोर्टल पे गए और सीधा वेबसाइट पे गए। आपको पता है, आपने सारी इंफॉर्मेशन ले ली। और जब आपने इंफॉर्मेशन ले लिया तो कुछ इंफॉर्मेशन पे आपको डाउट होगा, आपको क्लैरिटी चाहिए, आप उस पे कुछ जो एम्बिग्विटी है या जो द्व्यर्थी शब्द है उन पे आप क्लैरिटी चाहिए। तो उसके बाद टू वे कम्युनिकेशन होगा, यानी इसको कहते हैं इंटरेक्शन। आप एसएमएस करेंगे, ईमेल करेंगे, फोन करेंगे, तो इससे क्लैरिटी होगी। इस सेवा का मतलब ये है, इसका मतलब ये है, इसको इसके साथ क्लब कर सकते हैं, इसको इसके साथ नहीं कर सकते। तो टू वे कम्युनिकेशन हो गया सेकेंड स्टेज ऑफ ई गवर्नेंस। थर्ड स्टेज हो गया ट्रांजैक्शन। एक बार आपने इंफॉर्मेशन ले लिया, क्लैरिटी हो गई, टू वे ट्रांजैक्शन हो गया, तो आप फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन करेंगे कि मुझे ये सेवा चाहिए जिसका ये कॉस्ट है। और फिर आप क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, यूपीआई, वॉलेट, ई वॉलेट के द्वारा पे करते हैं, ट्रांजैक्शन करते हैं। उसके बाद आपको एक्नॉलेजमेंट मिलता है कि हाँ, आपका ये अमाउंट रिसीव किया गया है और आपको 21 दिन के अंदर, 30 दिन के अंदर या 60 दिन के अंदर ये सेवाएं दी जाएंगी। 60 दिन तो मैंने बहुत बोल दिया, ज्यादातर पहले वो तो पुरानी बात हो गई। ई गवर्नेंस के दौर में बहुत कम समय में आपको कहा जाता है कि ये सेवाएं मिलेगी। और उसके बाद ट्रांसफॉर्मेशन, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल बोथ।
एक बार आप एक सेवा पाते हैं ई गवर्नेंस के माध्यम से, फिर आप चाहते हैं कि सारी सेवाएं मुझे एक स्थान पे ही प्राप्त हो, मेरे लिविंग प्लेस के पास ही प्राप्त हो। और नेशनल ई गवर्नेंस प्लान NEGP 2003, NEGP नेशनल ई गवर्नेंस प्लान 2003 ये कहता है कि टू प्रोवाइड सर्विसेज टू द सिटीजन्स थ्रू द सेम चैनल इन द सेम एरिया और इन द नियर बाई एरिया, यानी नागरिकों को मल्टीपल सर्विसेज, यानी जैसे गैस का बिल अलग, पानी का बिल अलग, बिजली का बिल अलग, अन्य सेवाओं का अलग, वो नहीं, इंटीग्रेशन हो, सिंगल विंडो सॉल्यूशन हो, उनके एरिया में ही हो, सिंगल नेटवर्क से हो। तो इस प्रकार से ट्रांसफॉर्मेशन होगा, और जब ट्रांसफॉर्मेशन होगा, लचीलापन आ जाएगा, रेजिलियंस आ जाएगी, उसके बाद पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन और भागीदारी से सफल होगा गवर्नेंस, क्योंकि बिना जन भागीदारी के यह सफल हो ही नहीं सकता। तो ई गवर्नेंस आप समझ गए होंगे, और ई गवर्नेंस चौथी औद्योगिक क्रांति से कैसे जुड़ा हुआ है यह समझ में आ गया, और यह कैसे अविभाज्य अंग है, यानी कि इंटीग्रल पार्ट है, इसको हटाया नहीं जा सकता, इर्रिवर्सिबल है। क्योंकि ग्लोबलाइजेशन के लिए भी कहा जाता है कि इट इज इररेजिस्टेबल, इररिवर्सिबल, इनएविटेबल। कोई ग्लोबलाइजेशन किसी एक व्यक्ति, एक संस्था, एक देश के कारण नहीं हो रहा है। मॉडर्न टेक्नोलॉजी के कारण टाइम स्पेस कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, कंपैरेटिव एडवांटेज ऑफ प्रोडक्शन पे बेस्ड है, रिलेटिव एडवांटेज ऑफ प्रोडक्शन, और इसके पीछे फंक्शनलिस्ट थ्योरी है कि सबका फंक्शनल रोल है, सिर्फ स्टेट का नहीं, नॉन स्टेट एक्टर्स का भी, इस इंटरडिपेंडेंस, इस मटेरियल इंटरडिपेंडेंस को बढ़ाने में। और इस प्रकार से हमारे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, ईज ऑफ लिविंग, डिजिटल इंडिया, ई गवर्नेंस के प्रयोग से किस तरह से हमारे जीवन में सरलता आ रही है, चाहे हमें शिक्षा पाना हो, स्वास्थ्य लाभ, स्वास्थ्य सेवाएं पानी हो, चाहे कोई मार्केटिंग करनी हो, तो सभी के लिए अब पूरा जो है वो लैपटॉप या कंप्यूटर या आपके मोबाइल फोन पर सिमट गई है पूरी दुनिया। आपको चाहे शेयर में ट्रेडिंग करनी हो, कमोडिटी में ट्रेडिंग करनी हो, शिक्षा पाना हो, जैसे ये क्लास भी चल रही है, तो इसमें ई गवर्नेंस का प्रयोग हो रहा है। कैमरा है, लैपटॉप है, रिकॉर्डिंग है, माइक है, कम्युनिकेशन है, लिंक है, एक्सेस है, इनक्रिप्टेड है, सेफ्टी है। तो ये भी चाहे शिक्षा हो, चाहे स्वास्थ्य सेवाएं हो, चाहे टेंडर हो, अब जो है मैंने बोला था G2B, गवर्नमेंट टू बिजनेस, अब ऑनलाइन कॉम्पिटिटिव बिडिंग है, ट्रांसपेरेंट है, पब्लिक डोमेन में है, पॉलिसी सभी को पब्लिक डोमेन में है। तो इससे सरकार के लिए भी आसान और बिजनेस के लिए भी आसान। G2C, गवर्नमेंट टू सिटीजन, सिटीजन को जो सेवाएं प्राप्त करनी है वो इस माध्यम से फास्टर पा सकते हैं। G2G, गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट जो कम्युनिकेशन है, जैसे अब वर्चुअल मीट हो रही है, प्राइम मिनिस्टर सभी मुख्यमंत्रियों के साथ ऑनलाइन मीट करते हैं। अब तो वर्ल्ड समिट भी वर्चुअल समिट हो रही है, और कोविड-19 के कंटेक्स्ट में तो इसका इंपॉर्टेंस और भी बढ़ गया है। नेट का यूज ही नहीं बढ़ा है, बल्कि इसके लिए चुनौतियां भी आगे बढ़ गई हैं। तो जब चुनौती बढ़ेगी तो निश्चित सी बात है कि उस पर फोकस भी बढ़ेगा, उसके सेफगार्ड्स भी और लेने पड़ेंगे, और भागीदारी भी ज्यादा संभव हो पाएगी। जैसे ई वोटिंग एक सपना है भविष्य के लिए कि हम इतने सारे सशस्त्र बलों को लगाते हैं, इतना पैसा खर्च करते हैं, इतना चुनाव प्रचार करते हैं, इतने पोस्टर, बैनर, इतने सारे चुनावी रैलियां करते हैं। एक समय आएगा जब ई गवर्नेंस से लोग घर बैठे भी वोटिंग कर सकें। एक समय आएगा जब इतना पेपर की खर्च करने की जरूरत नहीं होगा, पेपरलेस ट्रांजैक्शन होगा। पेपरलेस वोटिंग तो हो ही रही है, मतलब पेपरलेस सब वर्क होंगे। और आईटी एक्ट 2000 ने भारत में इलेक्ट्रॉनिक इनवॉइसेस को, इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर को और
इलेक्ट्रॉनिक मार्केटिंग को, ई कॉमर्स को मान्यता दे दी। 2008 में इस पे संशोधन भी हुआ, 66 जोड़ा गया। वैसे श्रेया सिंघल केस में 2015 में सुप्रीम कोर्ट ने उसे 19 का उल्लंघन बताया, अनुच्छेद 19 का उल्लंघन बताया, जो पिनलाइज करता था 66 ए फॉर सेंडिंग ऑफेंसिव मैसेजेस यूजिंग सोशल मीडिया। और 69 ए पे भी कंट्रोवर्सी रही। तो इस तरीके से कंट्रोवर्सी है, लेकिन यह लीगल फ्रेमवर्क है। इसके अलावा नेशनल ई गवर्नेंस प्लान के बारे में मैंने 2003 में बताया। इसके अलावा साइबर सिक्योरिटी के लिए पॉलिसी 2003 में आई। इसके अलावा स्ट्रैटेजी फॉर साइबर सिक्योरिटी है। तो इस तरीके से विवेचना में जब हम करते हैं तो यह हम पाते हैं कि यह अब सरकार का अभिन्न अंग बन चुका है। यह ई गवर्नेंस, फोर्थ इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन यानी डिजिटल क्रांति और ई गवर्नेंस अब सरकार का महत्वपूर्ण और अविभाज्य यानी इंटीग्रल पार्ट। अब यह बदला नहीं जा सकता। क्यों? क्योंकि हमेशा इंसान बेहतरी की तरफ बढ़ता है। जो गुड्स एंड सर्विसेज की डिलीवरी हो, जो एक्सेस हो, रियल टाइम में हो, आसानी के साथ हो, सिंपल हो। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को आप इजीली लिख सकते हैं, जिसमें ई गवर्नेंस के आपने डिविजन पार्ट्स को बताया और आपने ये भी बताया कि कैसे इसके क्या पीछे की थ्योरी क्या है और क्या क्या इनिशिएटिव लिए गए हैं और लिए जा रहे हैं। कानूनी स्तर पे किए ले जा रहे हैं, सिर्फ कानून बनाने से नहीं होगा। संस्थागत स्तर पे क्या लिया जा रहा है, मिनिस्ट्री के लेवल पे क्या लिया जा रहा है, एजुकेशन क्षेत्र में, हेल्थ क्षेत्र में, सर्विस डिलीवरी के क्षेत्र में, एम्प्लॉइज के संदर्भ में, जैसे ई अटेंडेंस है या एंट्री एंड एग्जिट पॉइंट्स हैं, उससे सिक्योरिटी भी रहेगी, प्रेडिक्टेबिलिटी भी रहेगी। सीसीटीवी कैमरास हैं, उससे बेटर मॉनिटरिंग भी होगी। और अल्टीमेटली इन सभी का फायदा तो नागरिकों को ही मिलेगा, इन सभी स्टेक होल्डर्स को मिलेगा। और सरकार भी डीबर्डन हो पाएगी, क्योंकि गुड गवर्नेंस में सरकार की रोल सभी क्षेत्रों में ना हो कर उन्हीं क्षेत्रों में रहे, जैसे डिफेंस है, स्ट्रेटेजिक क्षेत्र है, ताकि उसकी ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड प्रेजेंस हो और इससे सुशासन संभव हो पाए। तो इस प्रकार हमने देखा कि किस प्रकार से ई गवर्नेंस, इस क्वेश्चन, ये बहुत ही अप्लाइड क्वेश्चन है और गवर्नेंस के ज्यादातर क्वेश्चन आप देखेंगे तो बहुत अप्लाइड है, लेकिन साथ में आपको थ्योरी भी जानना पड़ेगा, तभी आप सिस्टमैटिक आंसर इसका लिख पाएंगे। अभी ई रूपी का प्रधानमंत्री ने उद्घाटन किया, उससे पहले भीम ऐप का किया था, उससे पहले यूपीआई पेमेंट रुपे का किया था। वो तो एक सरकारी स्तर पे है। निजी स्तर पे भी हम देखते हैं, पेटीएम है, फोन पे है, और अब तो डिजिटल करेंसी भी आ गई, क्रिप्टो करेंसी, जो डिसेंट्रलाइज्ड करेंसी होगी, जिसके माध्यम से एक्सचेंज किया जा सकेगा। कई देशों में तो इसे लीगल मान्यता भी दे दी गई है। भारत में अभी संसद में क्रिप्टो करेंसी पे बिल आना है, क्योंकि कई इसमें एप्रहेंशन हैं, जो सेफगार्ड्स जरूरी हैं, ताकि बैंकिंग सिस्टम कोई पैरेलल ये ना हो, बल्कि कॉम्प्लीमेंट्री हो। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन को आप आसानी से लिख सकते हैं।